ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यार ऑप्टिकल का कॉन्सेप्ट मतलब डेवलप कैसे हुआ। तो देखो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो लाइट को रोटेट कर देते हैं, जो लाइट को रोटेट कर पाते हैं, उनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है, जो लाइट को रोटेट कर देते हैं। अब बात ये आती है कि सर लाइट को कैसे रोटेट किया जा रहा है, जो लाइट को घुमा रहे हैं। तो जो लाइट को घुमाते हैं, जो कंपाउंड्स लाइट को घुमा रहे हैं, उनमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। तो पहले डेफिनेशन लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसको एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। भाई यार कोई चीज लाइट को घुमा रही है, ये नॉर्मल थोड़ी देखा जा सकता है, ये कैसे पता लगेगा हमें एक्सपेरिमेंट से। तो सबसे पहले डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन कहता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula molecular formula molecular formula also having same structural formula but different behave on plane polarized light PPL। अभी PPL का मतलब क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती है। PPL का मतलब क्या है? प्लेन पोलराइज्ड light are known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा दे, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइट को घुमा देंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम डिस्कस करते हैं। समझिएगा ध्यान से, एक्सपेरिमेंट समझिएगा कि कैसे पता लगा भाई हमें, क्योंकि हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, फिर इसकी कहानी आगे देखेंगे। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये जो प्रैक्टिकल किया जाता है, ये डार्क रूम में किया जाता है, क्योंकि लाइट के जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, ये डार्क रूम में किए जाते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें जिसमें ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि एक सोर्स है लाइट का, ये पूरी पूरी बीम है ना, जो भी कुछ हो रहा है इसके अंदर ही हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखना है अपने को। तो मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है जो लाइट का सोर्स है। ठीक है ना, ये बल्ब लगा दिया, और इस बल्ब को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है ना, ये बैटरी से मैंने उसको जोड़ दिया। ठीक है, ये की लगा दी। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। जो लाइट जलाई हमने है, वो लाइट एक ऑर्डिनरी लाइट है, वाइट लाइट जिसे कह सकते हैं। तो वाइट लाइट जो होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट में सभी डायरेक्शन पे मूव करता है। वाइट लाइट जो होती है वो पर्टिकुलर टाइम पे सभी डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये एक वाइट लाइट है जो सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर मैंने ये दैट इज कॉल्ड व्हाट, वाइट लाइट। तो ये सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मैंने क्या करा, इस वाइट लाइट को प्रिज्म से, है ना, पास आउट किया। और प्रिज्म भी कौन सा? निकॉल प्रिज्म।
है ना, 2 प्रिज्म उल्टा करके रख दिया। तो बेसिकली निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है? निकोल प्रिज्म व्हाइट लाइट, भाई प्रिज्म का काम क्या होता है? व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट करना। लेकिन उल्टा निकोल प्रिज्म लगा दिया, एक और प्रिज्म लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये इस व्हाइट लाइट को एक पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगा, पीपीएल लाइट में, जिसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। अब जो लाइट सभी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब वो कैसी लाइट बन चुकी है? एक पोलराइज्ड लाइट बन चुकी है। इसी पोलराइज्ड लाइट को, जो सभी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लगी है। इसी को हम बोलते हैं पीपीएल लाइट। पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निकोल प्रिज्म किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है ये। अब जो आपके पास पोलराइज लाइट आई है, जो अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, है ना, मूव कर रही है, इसको उस सॉल्यूशन के अंदर से पास आउट किया जाता है, जिसके बारे में मुझे पता लगाना है कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये एक कंटेनर है, ठीक है ना। इस कंटेनर, ये ग्लास का होता है ये भी पूरा, इसमें हम उस सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं जिसके बारे में मुझे पता लगाना होता है, उसका सोल्यूशन इसमें भर देते हैं, ठीक है ना, कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो देखो ध्यान समझना, जब ये लाइट इस सोल्यूशन के अंदर से पास आउट होती है, जब लाइट इस सोल्यूशन के अंदर से पास आउट होती है, इसको बोलते हैं पोलैरोमीटर ट्यूब। इसका नाम क्या है? पोलैरोमीटर ट्यूब। और ये पोलैरोमीटर ट्यूब की क्या है? लेंथ है L। तो हम बोलेंगे L इक्वल टू लेंथ ऑफ पोलैरोमीटर ट्यूब, पोलैरोमीटर ट्यूब, ठीक है ना। यहाँ से इसको पास आउट करा जाएगा। तो भाई ये दो काम कर सकता है, या तो इस लाइट को, जब ये लाइट इस सॉल्यूशंस के पार्टिकल से कोलिजन करेगी, टकराएगी, तो या तो, है ना, ये घुमाएगी इस लाइट को, या ये नहीं घुमाएगी, या तो ये इस लाइट को घुमा दिया जाएगा या नहीं घुमाएगा। दो पॉसिबल केसेस हैं। अगर इसने नहीं घुमाया तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि उसने लाइट को घुमाया ही नहीं है। जैसे लाइट थी एज इट इज, लाइट क्या हो गई? बाहर आ गई। तो अगर लाइट नहीं घूमी इस सोल्यूशन से निकलने के बाद भी, तो हम कहेंगे कि जो भी मेरा कंपाउंड इसके अंदर रखा गया था वो एक इनएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि उसने लाइट को किसी भी तरीके से कोई भी चेंजिंग नहीं कराई है। या ऐसा हो सकता है कि ये लाइट को घुमा दे। अगर इस सॉल्यूशन ने इस लाइट को घुमाया तो फिर पॉसिबिलिटीज दो बनती हैं, या तो वो इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा, या वो इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। इन दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो लाइट क्लॉकवाइज घूम जाएगी या लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, या क्लॉकवाइज घूमेगी। या तो ये क्लॉकवाइज घुमा देगा, क्लॉकवाइज, या ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। या फिर इसको नहीं घुमाएगा। अब देखो समझो, अगर इस सॉल्यूशन ने इस लाइट को नहीं घुमाया तो आपका सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर इस सब्सटेंस ने इस लाइट को घुमाया, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा। अब समझना ध्यान से। बोले सर हमें कैसे पता लगेगा कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव है? अब आगे की कहानी सुनना ध्यान से फिर से। अब यहाँ क्या इसका पता ऐसे लगता है कि इसके आगे एक फिल्टर लगाया जाता है। फिल्टर, इस फिल्टर की खासियत होती है, इस फिल्टर की खासियत ये होती है कि ये फिल्टर, है ना, एकदम एकदम, है ना, पैरेलल होता है पीपीएल लाइट के, ऐसे एकदम पैरेलल होता है।
ठीक है। और खासियत क्या होती है कि ये 2 पॉइंट से ऐड होता है, मतलब इसका एक पार्ट है ना, इसके दो, ये एक पार्ट अलग है, एक पार्ट अलग है। एक पार्ट इसका क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे ये वाला पार्ट इसका क्लॉकवाइज घूमता है, और ये पार्ट इसका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है ना। और ये पॉइंट यहाँ बंधा हुआ रहता है, फिक्स रहता है ये। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है पीपीएल लाइट के। अगर लाइट ने इसको नहीं घुमाया है तो ये इस फिल्टर से एज इट इज बाहर निकल जाएगी, और अगर वो इस फिल्टर से बाहर लग गया तो इस पॉइंट पे आपको एक चमक दिखाई देगी, यहाँ पर स्प्लिटिंग दिखाई देगी लाइट की। भाई लाइट आएगी तो यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखाई देगी ना, है ना। और अगर लाइट बाहर नहीं आई तो यहाँ कोई भी स्प्लिटिंग, कोई भी चमक है ना, स्पार्किंग वगैरह कुछ नजर नहीं आएगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का पॉइंट नजर नहीं आएगा, लाइट नजर नहीं आएगी। तो अगर लाइट आ गई तो हम कहेंगे कि सब्सटेंस ने इसको नहीं घुमाया है, और अगर यहाँ लाइट नहीं आई तो हम समझ जाएंगे सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि वो किसी एंगल पे घूम गया है, और लाइट जो है वो पैरेलल थी किसके, पीपीएल के, फिल्टर के। तो वो इस फिल्टर से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। जब नहीं निकल पाएगी तो हमें पता लग जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस फिल्टर के एक पार्ट को, जैसे है ना क्लॉकवाइज वाला पार्ट है, इसको शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं इसको, है ना। उसमें जैसे एसी होता है ना, तो एसी वेंट कार वगैरह में देखा होगा, तो उसको अपन स्लाइडर को बंद कर देते हैं तो हवा नहीं आती है, तो ऐसे इसको स्लाइडर को बंद कर दिया और क्लॉकवाइज वाला खोल दिया। अब क्लॉकवाइज वाले को हम 0 से लेकर के 270 तक घुमा सकते हैं, है ना, 240 तक, ठीक है ना। तो उसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको घुमाएंगे तो है ना, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर लाइट क्लॉकवाइज घूमी होगी तो जिस भी थीटा तक ये घूमी होगी, जैसे ही उस थीटा पे मैं पहुंचूंगा उतने पे ही ये लाइट इसमें से बाहर निकल जाएगी। अगर मान लो कि हमने लाइट घूमी है एंटी क्लॉकवाइज और हम ओपन कर रहे हैं क्लॉकवाइज वाला शटर, तो वो बाहर निकलेगी नहीं, तो फिर हम किसको घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले को, इसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमें इस एक्सपेरिमेंट से 3 चीज़ों का पता लगता है। पहला ये कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। दूसरा ये कि अगर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसने रोटेशन कैसा लिया है, क्लॉकवाइज का या एंटी क्लॉकवाइज का। दूसरा ये पता लगता है, तीसरी चीज ये पता लगती है कि अगर वो रोटेट हुआ है तो कितनी डिग्री, है ना, उस सब्सटेंस ने उस लाइट को रोटेट किया है, तो उसका डिग्री ऑफ रोटेशन क्या है, थीटा। थीटा इज व्हाट, डिग्री ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली बताता है कि सब्सटेंस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है या नहीं होता है। तो ये थीटा किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ थीटा होता क्या है। तो थीटा होता है एंगल ऑफ रोटेशन। थीटा इक्वल टू एंगल एंगल ऑफ रोटेशन। फिर फिल्टर से देख लेते हैं थीटा। हाँ, इसको 180 तक घुमाते हैं हम लोग। हाँ, फिल्टर से थीटा का पता लगता है, वो भी अभी समझ में आ जाएगा, है ना। 180 तक, 0 से 180 के बीच में घूमता है ये, ठीक है ना। तो ये जो थीटा होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ये जो थीटा है ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज, थीटा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पोलरोमीटर ट्यूब के ऊपर, तो यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोलरोमीटर, और किसमें, इन डेसीमीटर के अंदर। दूसरा, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन से। भाई सोचो, अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाएगा। तो दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रखा जाता है इन ग्राम पर एमएल के अंदर। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसकी फिलहाल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट ने 3 बातें जो क्लियर करी हैं, पहले मैं उन क्लियर बातों को लिख देता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट से, है ना, क्या क्या मिला हमें। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो पहली चीज मिली हमें वो ये मिली है कि इट एक्सप्लेन अबाउट व्हाट, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। द कंपाउंड is optically active
और इनएक्टिव। आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, चीज तो ये मिलेगी। दूसरी चीज, दूसरा आपको ये पता लग जाएगा कि सब्सटेंस अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, इफ मॉलिक्यूल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। कंपाउंड इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कंपाउंड इज रोटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट रहता है इसके अंदर कि इट एक्सप्लेन एंगल ऑफ रोटेशन, कितना मॉलिक्यूल्स रोटेट हुआ है। तो इट एक्सप्लेन एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा भी एक्सप्लेन कर लेता है ये। अच्छा, बात ये आती है कि सर ना हमें बहुत सारी बातें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है सर? एक्सपेरिमेंट उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा है। समझिए आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो, फिल्टर की टेंशन आप अभी लो नहीं। क्यों? फिल्टर का काम क्या है? फिल्टर का काम सिर्फ इतना सा होता है कि अगर जो लाइट बिना डिफ्लेक्ट किए आई है, वो लाइट इस फिल्टर से एज इट इज बाहर जाती है। इस तरीके से बनाया गया है। अगर ये लाइट बिल्कुल भी रोटेट हुई, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इस फिल्टर से बाहर नहीं निकल पाएगी। बस बात खत्म। अब अगर मुझे रोटेशन मिल गया है, तो मुझे अगर इस लाइट को बाहर निकालना है, तो जितना वो रोटेट हुआ है, इस फिल्टर को घुमाने पर जैसे ही वो इसके पैरेलल जाएगा, वो निकल जाएगा। अब दो तरीके हैं, या तो साइंटिस्ट क्लॉकवाइज घुमाएंगे या उसे एंटी क्लॉकवाइज, वो जैसा भी मॉलिक्यूल्स घुमा रहेगा निकल जाएगा। बात समझिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि एक ही मॉलिक्यूल्स लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वो दोनों फॉर्म उसके क्या बन जाएंगे? आइसोमर्स। तो मैंने तो सिर्फ आइसोमर्स की डेफिनेशन आपको बताई है, और वो ये चीज दिमाग में आई कैसे लोगों के, ये साइंटिस्ट के कैसे आई, मैंने वो चीज समझाई है। अब मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पेपर के अंदर जो हमारा क्वेश्चन आएगा, वो इस एक्सपेरिमेंट से ऑप्टिकल आइसोलेशन चेक करने को नहीं आएगा। हम लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल समझना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल आंसर थोड़ी देना है। मैंने आपसे पूछा, बताओ 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो तुम जा करके उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ी करने बैठोगे। तुम्हें उस मॉलिक्यूल्स को ही देख करके पता लगाना पड़ेगा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्लियर? तो अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स को थियोरेटिकली समझना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, तो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लियरली दो बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? पहला एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, दूसरा थियोरेटिकल पॉइंट। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट क्या कहता है कि कंपाउंड विच रोटेड पीपीएल आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, दैट मींस या तो वो क्लॉकवाइज घुमाए या वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, देन सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। यही तो एक्सपेरिमेंट ने कहा कि जो लाइट को घुमाए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है। ये एक्सपेरिमेंटल बात करी गई है। समझना ध्यान से, दो पॉइंट बताऊंगा, दोनों पॉइंट पे गेम खेल लिया जाएगा। तो पहला पॉइंट फिर से सुनो। नोट, नोट नंबर वन। नोट नंबर वन ये कह रहा है, द कंपाउंड विच rotated the PPL plane polarized light clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव बोला, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज is known as optically active compound, is known as optically active compound। अच्छा,
इस क्लॉकवाइज को बुक्स में डी और नेगेटिव वाले को एल फॉर्म भी कहते हैं। ये भी रोटेशन को डिफाइन करता है। अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे डी फॉर्म कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे एल फॉर्म भी कहते हैं, या प्लस माइनस ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये है एक्सपेरिमेंटल तरीका। अब हमने कहा कि नहीं भाई, एक्सपेरिमेंटल से थोड़ी काम बनना है हमारा, हमें थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने को मिलने वाला है इसके अंदर। तो हमने कहा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मॉलिक्यूल से डिसिमेट्रिक है, अब ये हमारे हाथ में है, तो जो मैं पॉइंट अब जो बोलने जा रहा हूं इस पे फोकस करिएगा कि डिसिमेट्री 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 इज द प्राइमरी कंडीशन primary condition Dissymmetry is the primary condition to show optical isomerism. डिसिमेट्री इज अ प्राइमरी कंडीशन। अगर तुम मॉलिक्यूल्स में डिसिमेट्री चेक कर लो, अगर तुम डिसिमेट्री देख पाओ मॉलिक्यूल्स में, तो तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मॉलिक्यूल्स में ऐसे ही बता दोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। बोले सर ये डिसिमेट्री होती क्या है, डिसिमेट्री क्या होती है? तो हमने कहा डिसिमेट्री का बेसिक मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स विच हैव नो पीओएस, नो पीओएस जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, नो पीओएस, नो सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, और नो एएओएस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन तीनों में से कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास, इनमें से किसी भी तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिसिमेट्रिक बोलते हैं, डिसिमेट्री हैं, एक सेकेंड, डिसिमेट्री बोलते हैं। और जिनके पास डिसिमेट्री होती है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हाँ, कि किसी मॉलिक्यूल्स के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो डिसिमेट्रिक होता है। और जिसके पास इनमें से कोई भी सिमेट्री नहीं है वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो आपने कहा कि सर हमें तो यही नहीं पता है, हम तो यही नहीं जानते पीओएस सीओएस एओएस क्या होता है। तो यानी कि अगर मैं तुम्हें ये सिमेट्री पढ़ा दूं, अगर मैं तुम्हें सिमेट्री पढ़ा दूं, तो तुम्हें इस पार्ट में पूरा ग्रिप मिल जाएगा बिना एक्सपेरिमेंट किए। और मैंने कहा एक्सपेरिमेंट नहीं करना अपने को। तो पहले मैं आपको सिमेट्री समझाऊंगा, और जिस भी मॉलिक्यूल्स में वो सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि जब तुम सिमेट्री देखना सीख जाओगी, तो जब तुम्हें वो नहीं दिखाई देगी तो तुम्हें डिसिमेट्री दिखाई देने लग जाएगी। और जैसे ही तुम्हें डिसिमेट्री दिखाई देगी, तुम सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कहना शुरू कर दोगे। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, है ना, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो हमारे पास बेसिकली 4 सिमेट्री होती है। हम 4 सिमेट्रीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सिमेट्री होती है जिसे हम बोलते हैं पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस पहली सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक, सेकंड है एक्सिस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, या सी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं।
पॉइंट ऑफ सिमेट्री। थर्ड पॉइंट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एओएस। और एओएस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सीएन से। और लास्ट है एएओएस, अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री से बोलते हैं एएओएस, अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। ठीक है भाई। तो आपको ये चारों सिमेट्री समझ में आनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आना चाहिए, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आना चाहिए। याद रखिएगा, इनमें से डिसिमेट्री में केवल तीन ही चीज कंसीडर करी जाती है, पीओएस, सीओएस एंड एएओएस। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में पीओएस, सीओएस और एओएस नहीं है तो मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएगा आपका, डिसिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल्स डिसिमेट्रिक है तो मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकली एक्टिव कंडीशंस, यानी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले समझते हैं, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है ना वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ बोलो। सर जो आपने ऊपर बताया था कि अगर मैं किसी मॉलिक्यूल्स को, है ना, किसी मॉलिक्यूल्स का दो इक्वल हाफ करूं और एक हाफ, है ना, उसकी जस्ट मिरर इमेज हो, है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में पीओएस प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझो कि सबसे पहले बात करते हैं पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कैसा, क्या मतलब होता है इसका, ये पीओएस है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द plane which cut the molecules into two equal half half in which one half is just mirror image of the other half। ठीक है भाई। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो, समझना ध्यान से, मैंने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो मेरे पास है ना, ऐसा समझो एग्जांपल, जैसे मेरे पास में कोई एक है ना फोन है, ये एक फोन है। ठीक है भाई, ये एक फोन है। अब इस फोन को मैंने बीच में से कट किया, ऐसे यहां से काट दिया इसको, है ना, तो इतना पार्ट कट गया भाई, है ना। आप कट मारा मैंने यहां से, तो जब मैंने कट मारा तो ये इतना पार्ट कट गया।
और इतना मुझे दिखाई दे रहा है, इतना। ठीक, अब मैंने इस कटिंग वाले पार्ट को कहाँ जोड़ा, इसको मिरर के सामने ले जाकर रख दिया। ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये मिरर लगा दिया। तो मिरर क्या करेगा, क्या मिरर इसके इतना पार्ट देख करके क्या इतना पार्ट वो खुद बना लेगा? बोलो, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा मिरर के अंदर? ये ऐसा ही दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? यस सर। तो इसी को बोलते हैं, ये जो यहाँ जो तुमने कट मारा है, ये जो आपने ये जो कट मारा है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड पीओएस। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस द प्लेन विच कट द मॉलिक्यूल्स इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया, और इन विच वन हाफ इज जस्ट मिरर इमेज इज व्हाट, अनदर हाफ। तो बताओ क्या मॉलिक्यूल्स में पीओएस प्रेजेंट हो गया? अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने पीओएस हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने पीओएस हैं, तो आपको इसमें 3 पीओएस दिखाई देंगे। बताओ क्या ये भी एक पीओएस हो सकता है? डायगोनल के लिए। यस सर। और क्या एक डायगोनल कट भी हो जाएगा इसके अंदर, जब मैं मॉलिक्यूल्स को डायगोनली कट करूंगा? बोलो भाई। भाई ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो ये क्यूब है, ये मान लो ये क्यूब है, तो इसमें कट मारने के कितने तरीके हैं? बोलो। एक तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से काट दो, बीच में से, यहां से ये वाला कट दिखाई दे रहा है। एक आपको ये वाला कट भी दिखाई दे रहा है, ऐसे काट दूं। एक आपको ये वाला कट नहीं दिखाई दे रहा है कि जब मैं मॉलिक्यूल्स को ऐसे काट दूं, ऐसे। ये सुनो, इन इन दोनों के बीच में से, यहां से होते हुए, यहां से बीच में से होते हुए। बोलो भाई। अरे यार ये सुनो, नहीं सर। अरे यार 3D को समझो ना यार। अब ये 3D कौन समझाएगा तुम्हें, बताओ। इस पॉइंट से नहीं काट सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि यार कोई मान लो एक बुक है, ये एक बुक रखी हुई है, तो इस बुक को मैं कैसे कट मारूंगा? यार बुक की अपनी एक मोटाई भी तो होती है, नहीं होती क्या? यस सर। तो क्या वहां से कट नहीं मार सकते हो? ठीक सर। बोलो भाई, एक तो ऐसे कट मारा आपने, एक ऐसे कट मारा, और एक ऐसे नहीं काट सकते हो, स्लाइस कट। बोलो। यस यस सर। सर। तो इसे कहते हैं पीओएस। अब समझना ध्यान से। अब ये पीओएस समझ में आ गया ना? पीओएस का मतलब क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल हाफ में कट करो और उसका हाफ मिरर के सामने जाते ही मिरर उसे पूरा कर दे, तो मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? पीओएस प्रेजेंट हो गया। सीधी सी बात है। ठीक है, तो कोई एक बच्चा मुझे बताए कि अगर मैं कहूं कि ए, बताओ, एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है ये ए। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अल्फाबेट्स आते हैं खिलौने वाले, प्लास्टिक वाले। अगर मैं इसमें पूछूं क्या इसमें पीओएस है, तो क्या आप बता सकते हो इसमें पीओएस है या नहीं है? यस सर। सर एक है। एक है, यस सर। ये वाला दिख गया आपको, ये वाला। बताओ हाँ। बी के अंदर बात करो, क्या बी में पीओएस होगा? नहीं, दो है इसमें, नहीं एक है होगा। सर। बताओ सी के अंदर बात करो, तो क्या सी में नहीं होगा? यस सर होगा। बताओ एफ की बात करो, तो क्या एफ में होगा? नो सर। नो नो सर। सर। नो पीओएस। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं, है ना, के की, तो बताओ क्या के में होगा? यस सर। यस सर। यस मैं सर। बोलूं एन में, तो क्या एन में होगा? एन में यस सर। यस। नहीं कहाँ होगा से सर, होगा? कहाँ से होगा बताना जरा मुझे। एम में हो जाएगा। एम में हो जाएगा, एम में हो जाएगा। मैं बोलूं वाई में, वाई में, बताओ, तो यहां से हो जाएगा। हो जाएगा सर। मैं कहूं जेड में, तो बताओ। यस सर। अच्छा, मैं बोलूं क्रिकेट बैट में, यस सर। यस सर। यार वन
सर 2 Yes, सर sir. 2 है. 2 है यस सर सर. 1 या 1 होगा? 1 है सर. 1 होगा सर. सर 2. 1 सर 2 है. 1 बेटा 1 1 होगा, 2 सर कैसे हो इसमें जाएगा? स्लाइस कट नहीं हो सकता? नहीं बेटा, आप क्या है, आपने कभी क्रिकेट बैट देखा ही नहीं है। क्रिकेट बैट जो आगे होता है ना और जो पीछे होता है वो अलग शेप का होता है। नहीं समझ ये बात तुम्हारे? ओह यस सर, वो उसमें एक साइड पिरामिडल में नहीं होता है नहीं, शेप अब में. वही तो बात है, तुमने कभी क्रिकेट बैट देखा ही नहीं है। अब तुमने तो जो कपड़े धोते तुम उसकी याद आ रही तुम्हें, अब वो थोड़ी है यहाँ पर। याद करो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर. तो मुझे पता था कि तुम बोल रही थी तेजी से, तुम क्रिकेट बैट तुमने देखा ही नहीं, कभी क्रिकेट बैट हाथ में लिया तुमने, बताओ? यस सर. झूठ मत बोलो यार, तुम्हें लग तो नहीं रहा मैं यार इस बात से, जिस हिसाब से तुमने है ना 2 बताए हैं। नहीं तो लड़कों ने देखो सबने क्या बोला कि नहीं सर 1 है। सर वो एक साइड पिरामिडल होता है. तो ये तो तुम्हें बाद में याद आया ना, पहले कहाँ याद आ रहा था? यस सर. हॉकी स्टिक बताओ, नो सर. हॉकी स्टिक बताओ। नहीं. नो सर. नो पीओएस, है ना? अच्छा, क्रिकेट ग्लव्स बताओ, क्रिकेट ग्लव्स बताओ। नो इसमें. No, sir. नहीं सर नो सर. नो पीओएस, ठीक है ना? तो ये मैंने कुछ ऐसे एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल दिए जिनमें आपको केवल इतना देखना था कि मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स में मूव करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स की तरफ देखते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री होती है या नहीं होती है। चलिए, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं CH4 की, CH4 की। तो बताओ CH4 में हाउ मैनी POS इज प्रेजेंट? सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करना। देखो, हमारे पास क्या था कि ये है आपके पास में CH4, 1 2 3 और ये 4। पहला चेक करो, क्या पहला ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन? बोलो भाई। यस सर ओके, नेक्स्ट चेक करो, दूसरी लाइन, यस सर फिर चेक करो, तीसरी लाइन। यस सर ओके, फिर चेक करिए, फिर चेक करिएगा, बोलो यस सर कितनी लाइन हो गई? 4 हो गई. ये चेक करो, यस सर लास्ट दिखाऊं, बताओ या दिख रही है? दिख गई बोलो भाई, दिख गई? यस सर क्या 6 POs दिखाई देगा आपको? Yes, sir. ठीक है, याद रखना यार, मतलब ये 3D मॉलिक्यूल से विजुलाइज तो आप ही को करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। ओके, अब बताइए मुझे, तो 6 POs आ गया। सेकंड, अगर मैं लिखूं CH3Cl, तो Cl को लेते हुए तुम्हें कट मारना पड़ेगा, तो बताओ कितने POs? बताओ। 3. बिल्कुल सही आंसर, 3। बोलो भाई, एग्री करो जल्दी से। क्या लाइन दिखाऊं फिर से? बोलो भाई, लाइन दिखाऊं? 1 2 और लास्ट 3। क्योंकि अगर तुमने इस लाइन से लिया, इस H को, इस H को और इस C को लिया ना, तो जैसे तुम कट मारोगे ना, इधर Cl दिखाई देगा, तो POS नहीं आ पाएगा मॉलिक्यूल्स में। बोलो ऐसा नो? यस. विजुलाइज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है बेटा, बताओ? वो जो लास्ट वाला था फिर से बता दीजिए. हमेशा Cl को लेते हुए ही आप कट मार सकते हो, क्योंकि Cl यहाँ डिफरेंट एलिमेंट है। अगर तुमने इन दोनों को H को लेते हुए कट मारा, तो जैसे ही तुम इस बीच में से निकलोगे ना, तो तुम्हें एक तरफ Cl एक तरफ H दिखाई देगा, और मिरर के सामने अगर तुम नीचे वाला पार्ट लेके जाओगे तो वो ऊपर H दिखाएगा, और Cl को लेके जाओगे तो नीचे Cl दिखा देगा, जबकि Cl तो 2 है ही नहीं। अरे यार, या सुनो,
सर हाँ बेटा, सर CH4 वाला सर नहीं। समझिए अब ध्यान से। तो इसमें बताओ कितने पीओएस आ गए? 3 पीओएस आ गए। अब क्वेश्चन नंबर, अगर मैं थर्ड पूछूं आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए मुझे कि अगर मैं पूछूं CH2Cl2, तो बताओ CH2Cl2 में कितने पीओएस? तो हम क्या कहेंगे? 2। बोलो ऐसा नो। यस सर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हम कहें HHC डबल बॉन्ड CH और H, तो बताओ कितने पीओएस? तो एक पीओएस तो ये होगा, एक पीओएस ये होगा, और एक डायगोनल का होगा, तो कितने पीओएस? 3 पीओएस। 3 सर। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने लिखा HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H और H, बताओ कितने पीओएस? 3 सर। अरे 3 कैसे आ जाएगा? अब परपेंडिकुलर नहीं हो गया, इन आउट नहीं आ गया। बोलो। यस सर 2 है। क्वेश्चन नंबर 6, मैंने लिखा ClCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C Cl और H, बताओ कितने? बोलो भैया। 0। 0, यानी कि इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि पीओएस नहीं है तो ये लाइट को घुमा रहा होगा, तो इट मे बी व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव। Yes, sir. क्यों? क्योंकि पीओएस नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल जीआई से बाहर हो गए थे, याद करो ये जीआई से बाहर था, तो जो जीआई से बाहर हो गए ना, वो ऑप्टिकल में एंटर कर गए, उन्होंने ऑप्टिकलाइज में शुरू करना शुरू कर दिया। अरे ये सुनो, यस सर। और देखिए, और देखिए, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 7, मैंने लिखा ClCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, बताओ कितने पीओएस? बताओ। तो एक यहां से और एक कहां से? स्लाइस वाला। स्लाइस सर 3 हो जाएगा सर। अरे 3 नहीं होंगे भाई, ये हाफ नहीं हो पाएगा इसका, यहां से नहीं हो पाएगा, ये कट नहीं चल पाएगा इसके अंदर, या तो स्लाइस होगा या बीच में से कटेगा, बस 2 पीओएस आएंगे। एक परपेंडिकुलर है बीच में। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो, बताओ साइक्लोप्रोपेन कितने पीओएस? बोलो साइक्लोप्रोपेन 4 कौन सा? एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक कौन सा? स्लाइस वाला। स्लाइस। बताओ क्वेश्चन नंबर 9, साइक्लोब्यूटेन, बताओ कितने? तो एक तो ये वाला, एक 5। ये वाला, एक ये वाला, 2 डायगोनल। और एक ये वाला, और 5. एक एक स्लाइस। स्लाइस 5। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? 5। बोलो भाई, क्लियर है? Yes. बोलो भाई, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? अच्छा, सर 7 में कौन कौन से थे बता दीजिए। किसमें किसमें? सर 7 में कौन कौन से थे? 7 में कौन कौन से थे? एक तो ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा, ये वाला Yes. नहीं होगा ना बेटा, ये वाला नहीं हो पाएगा ना, अगर तुम यहां से कट मारोगे तो ये तो नहीं कंसीडर करोगे ना। क्यों? Yes. ऊपर Cl नीचे H है, तो पीओएस कहाँ आ गया? हाँ, एक स्लाइस वाला, तो स्लाइस वाला कंसीडर कर लोगे, ये वाला जो स्लाइस कट मारोगे, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है ना, तो स्लाइस कट चला जाएगा, पूरा Cl H को लेते हुए काट देना। यस सर। 7th वाला क्लियर हो गया? सर हाँ बेटा। 9th वाले में 2 डायगोनल लिए सर। 9th वाले में 2 डायगोनल, 2 हाफ, और एक स्लाइस। यार एक डायगोनल इसकी इसके बीच में, तो एक डायगोनल इसके और इसके बीच में नहीं आएगा। हाँ सर आएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो देखो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स को तुम रोटेट कर दो किसी थीटा डिग्री से,
और वो अपने आप को वापिस से एज इट इज रीअपियर कर ले, अपने आप को वापिस बना ले। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। क्या कहा मैंने? इफ अ मॉलिक्यूल is rotated by 360 by n, n क्या होता है ये बताऊंगा अभी आपको। 360 by n along an axis then it's said to be axis of symmetry, AOS। अब बोले सर ये 360 by n का क्या कहने का मतलब है? देखना, ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, एक बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल्स लिया, दिस वन, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें मैंने क्या करा, यहां पर थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स में थोड़े सा स्ट्रक्चर में चेंजिंग करते हैं। इसको मैंने ऐसे लिया, ठीक, ये ऐसे लिया। इसको मैंने लिखा Cl और यहाँ लिखा H। मैंने जानबूझ के ग्रीन कलर से दिखाया है, बाकी है ना सब मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा। ClH और यहाँ भी ClH। अब ध्यान समझना, इस मॉलिक्यूल्स को मैंने सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे घुमाया है, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया, तो ये वाला जो C है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा? देखना ध्यान से। क्या ये जो ग्रीन वाला Cl था वो यहां दिखाई देगा आपको? बोलो भाई। और क्या यहां पर भी आपको ClH, यहां पर भी ClH और यहां पर भी ClH दिखाई देगा? बताओ, क्या ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे पहला दिखाई दे रहा था? बताओ। लेकिन क्या तुमने इसको इस एक्सिस के अलोंग इसको 90 डिग्री घुमा दिया, तो क्या मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअपियर कर चुका है, वैसा ही बन चुका है जैसे ये पहले था? यस। तो इफ मॉलिक्यूल्स इज रोटेड अलोंग 360 बाई एन एक्सिस, आपने क्या करा, इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया। तो एक 90 डिग्री पे घुमाने से मॉलिक्यूल्स अपने आप को रिपेयर कर गया। तो ऐसी सिमेट्री जो किसी एक्सिस के अलोंग होती है ना, क्या कहलाती है आपकी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बात ये आती है कि इसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो सोचो, क्या आपने इसको 90 डिग्री घुमाया था? बताओ भाई, क्या तुमने इसको 90 डिग्री घुमाया था? तो बताओ, अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा रहा हूं तो कितनी बार मैं इसको घुमा सकता हूं कि मुझे मॉलिक्यूल्स वही दिखाई दे जाए? 4 टाइम। तो यानी कि इसको बोलते हैं C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोला मैंने इसको? C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोला मैंने इसको? C4। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं इस मॉलिक्यूल्स को अगर 180 पे घुमा दूं तो भी क्या ये अपने आप को रीअपियर कर जाएगा? यस सर। तो तुम उससे बोलोगे कि भैया देखो ऐसा है, इस मॉलिक्यूल्स में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C4 एंड C2। तो ये जो n है ना, ये n क्या है? नंबर ऑफ फोल्ड्स है। नंबर ऑफ फोल्ड्स है, कितने फोल्ड है ना ले सकते हो तुम। तो अगर तुमने यहाँ फोल्ड लिखा तो 90 डिग्री आ जाएगा खट से आंसर। और अगर तुमने यहाँ फोल्ड 2 लिख दिया तो कितनी बार घुमा सकते हो? 180 पे घुमा सकते हो इसको। तो ये जो n है ना, बेसिकली ये n क्या है? नंबर ऑफ फोल्ड्स। आप उस मॉलिक्यूल्स को कितने नंबर पे घुमा करके रीअपियर करवा सकते हो। तो किसी एक्सिस के अलोंग किसी एंगल पे मॉलिक्यूल्स को घुमाने से अगर मॉलिक्यूल्स रीअपियर हो जाता है तो दैट टाइप ऑफ द सिमेट्री इज नोन एज व्हाट? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बताओ भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आई? सर 360 घुमा देंगे तो भी हो जाएगा? यस। अब सोचो, अगर तुम, आप देखो काम की बात सुन लो। अब अगर इन्होंने कहा कि सर एक काम करिए, इसको 360 पे घुमा दीजिए, तो एक फोल्ड तो आपको मिल ही जाएगा कम से कम, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी।
तो फिर तो दुनिया में ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स होगा ही नहीं कि जिसको घुमा के वहीं ले आओ तो वो वैसे का वैसा रीअपीयर ना कर जाए। भाई सोचो ना, क्या दुनिया में ऐसा कोई चीज हो सकती है? अगर तुम उसको घुमा करके वहीं लाके रख दो तो वो तो हर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है। सुनना, तो अगर हर मॉलिक्यूल्स में एओएस है और अगर मैं ये कहूं कि अगर मॉलिक्यूल्स में एओएस प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर ही नहीं सकता है। इसीलिए डिसिमेट्री के अंदर एओएस को कंसीडर किया ही नहीं जाता है। देखो याद करो, अभी जब मैंने डेफिनेशन आपको लिखाई थी तो मैंने क्या लिखाया था कि डिसिमेट्री इज एसेंशियल कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और क्या डिसिमेट्री के अंदर मैंने एओएस के बारे में बात ही पर नहीं वॉइस की। नहीं आई थी आपकी। अरे तो यार, वॉइस हाँ अब आ रही है। यस सर। आप सुनो दोबारा से। एक बच्चे ने अभी मुझसे ये पूछा कि तो सर अगर मैं उस मॉलिक्यूल्स को 360 घुमा दूं तो क्या एओएस आ जाएगा, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? तो मैंने कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास एओएस आ गया और एओएस को अगर हम सिमेट्री में डाल देते तो हर मॉलिक्यूल्स में एओएस होता है, तो फिर दुनिया में कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं पाता ना। इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एओएस को डिस्कस ही नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एओएस हर मॉलिक्यूल्स में C1 तो होता ही होता है। इसलिए अगर किसी मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है तो तुम्हें एओएस को ड्रॉप करना पड़ेगा। तुम्हें केवल तीन ही चीज देखनी पड़ेगी, पीओएस, सीओएस एंड एएओएस। हमें एओएस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? एओएस लगभग हर मॉलिक्यूल्स के पास होता ही है। कौन सा वाला? C1, जो अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस भाई एओएस क्यों नहीं चेक करना? क्योंकि ऐसा तो वन तो सब में होगा। हाँ कि एक एक्सेस तो उसको मिलेगा ही मिलेगा कि अगर तुम 360 घुमा के ले आओ तो दुनिया में तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है ही नहीं कि अगर तुम घुमा के वहीं ले आओ तो वो उल्टा बन जाए, कुछ अलग बन जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए एओएस को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? यस सर। अच्छा, अब मैंने कहा कि बताओ इस बेंजीन में कितनी सिमेट्री है, कितनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? तो बताओ इस बेंजीन में क्या 360 बाई 60, क्या 360 बाई 120 एंड क्या 360 बाई 180 और क्या 360 बाई 360 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगी? बताओ यहाँ कौन सी होगी? 6, यहाँ कौन सा होगा? 3, 3 यहाँ कितना होगा? 2 2 और यहाँ कितना होगा? 1। तो यानी कि बेंजीन के पास C6, C3, C2 एंड C1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? सर हाँ बेटा। एन की वैल्यू कैसे चूज करेंगे फिर? एन की वैल्यू कैसे चूज करोगे? एन की वैल्यू ऐसे चूज करना कि यार ये एक्सेस है, इस एक लाइन डाली मैंने एक्सेस, इस एक्सेस के रिस्पेक्ट में दो एंगल लिए मैंने ये, तो इसको अगर मैं इस एंगल पे घुमाता हूं तो क्या मॉलिक्यूल्स रीअपीयर कर जाएगा? और ये वैल्यू कितनी है? ऑब्वियसली 60 डिग्री। तो 360 यस बाई सर। 60 इक्वल 60। टू 6। तो ये एन की वैल्यू तो आ गई। हम्म। अरे यार यस और नो? यस सर। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा?